चलिए हम एडमिशन में ही आगे बढ़ रहे हैं। जो आज आप करने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का रादर इसके अगला चैप्टर जो है रिटायरमेंट के बाद डेथ, उस और बीच में जो चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक हैं ये हर एक चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत माइनर सी चीज़ें हैं जो बड़े क्वेश्चंस में आती हैं और जो एक ही छोटी सी चीज़ पूरे के पूरे क्वेश्चन को ख़राब करके रख देती है। तो ये बेसिकली छोटी छोटी से कंसेप्ट्स हैं। ट्रीटमेंट आपको ध्यान करना है, समझना है। इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो भी है इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर के। खैर, ये हमारा आज 15th लेक्चर है, एडमिशन का 5th लेक्चर है ये, और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आप लोग कितना इसको कैच कर पाते हैं, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर आपने लास्ट क्लास के बाद प्रैक्टिस करा होगा तो इनमें से कुछ एक चीज़ों ने ज़रूर आपको डिस्टर्ब किया होगा क्वेश्चंस के बीच में, जो आती हैं बार बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर बी इंक्रीज बाय 10,000। फर्नीचर की वैल्यू 10,000 रुपये से इंक्रीज करनी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो गया? रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया बाय फर्नीचर, दिस इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट 10,000, और बैलेंस शीट में जितना भी फर्नीचर था उसमें फर्नीचर जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी, से हमारे पास 40,000 का फर्नीचर था, सो 40 + 10 50,000। चीज़ों को समझिएगा। नेक्स्ट है कि वैल्यू ऑफ फर्नीचर बी इंक्रीज्ड टू 10,000। ओरिजिनल बुक वैल्यू मीन्स जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू गिवन है 8,000 है, दिस इज इंक्रीज्ड टू 10,000। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पर आया फर्नीचर जो हम इंक्रीज करेंगे वो सिर्फ 2,000 से। 8 था, 10 तक पहुँचना है, सो 2,000 से इंक्रीज। और बैलेंस शीट में फर्नीचर आ गया 10,000, जो न्यू वैल्यू है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। एक पॉइंट जिससे पूरा का पूरा क्वेश्चन या तो बैंड बज जाती है पूरे के पूरे क्वेश्चन की। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ फर्नीचर बी ब्रॉट अप टू 150% ऑफ बुक वैल्यू, कि जितनी वैल्यू थी उसका 150% मीन्स उसको 1.5 गुना करना है। बुक वैल्यू कितनी है? 10,000, 1.5 गुना कितना हो जाएगा? 15,000। दिस इज ब्रॉट अप टू, मतलब 10,000 से 15,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया बाय फर्नीचर 5,000, जितने हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं। और बैलेंस शीट में फर्नीचर हो गया 15,000। ये प्रॉब्लम सिर्फ फर्नीचर या किसके साथ नहीं है, मतलब कोई भी एसेट है यहाँ पर हम। अच्छा, यहाँ पर चीज़ बड़ा सिंपल सा है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब स्टॉक की वैल्यू 10% से कम हुई पड़ी है। बुक वैल्यू कितनी है स्टॉक की? 18,000, और ये 18,000 जो है वो ओरिजिनल वैल्यू से 10% कम हुई पड़ी है। सो अगर हम ओरिजिनल वैल्यू लेकर चले x माइनस 10% ऑफ x इज 18,000। ओरिजिनल वैल्यू में से 10% कम होने के बाद वैल्यू बची है 18,000। तो ये हो गया बेसिकली 90% ऑफ x इज 18,000 एंड x विल बी 18,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 विच इज 20,000। सो ओरिजिनल वैल्यू जो है स्टॉक की थी होनी चाहिए 20,000, लेकिन बुक्स में शो हो रही है 18,000। सो अंडर वैल्यू हुआ पड़ा है, तो हमको जो भी स्टॉक है या कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू हमको 2,000 से इंक्रीज़ करनी है। करना सिंपल है, बट चीज़ है कि इम्पॉर्टेंट, बाय स्टॉक हमने 2,000 से वैल्यू बढ़ा दिया एंड बैलेंस शीट में स्टॉक आ गया 10,000।
स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू दे रखी है 18,000। सो ओरिजिनल वैल्यू माइनस 10%, जितना रिड्यूस हुआ पड़ा इस 18। सो x माइनस 10% ऑफ x, तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख कर चलें x माइनस 10 बाय 100 ऑफ x विच इज़ 90 बाय 100x, 90% और 90 बाय 100x। तो प्लेन मैथमेटिक्स है, इसके अंदर ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। इससे पहले जो भी हमने किया फर्नीचर का और ये सारी की सारी चीज़ें, चल रहे हैं हम अब इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मतलब जितनी इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उसको हमने ओवर वैल्यू करके दिखा रखा है। तो वही चीज़ थी कि जो हमने लास्ट केस में किया, अंडर वैल्यू कर रखा है, यहाँ ओवर वैल्यू कर रखा है। और जो स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 22,000, तो वही है कि ओरिजिनल वैल्यू प्लस 10% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू 22,000। तो 110% ऑफ x इज 22,000 and x will be 22,000 divided by 110 into 100, which again comes to 20,000. So original value plus 10% of original value is 22,000, जो वैल्यू बुक्स में है। सो इट्स विल बी 110% वैल्यू हो गई है 22,000। सो ओरिजिनल वैल्यू थी 20,000। तो स्टॉक को हमने ओवर वैल्यू करके रखा हुआ है कितने से, 22,000 है जो बुक वैल्यू है, और इसको हमने एक्चुअल वैल्यू इसकी 20,000 थी जिसको हमने ओवर वैल्यू करके जो बुक्स में फिगर दे रखी है 22,000 वो शो कर रखा है। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन में आ गया टू स्टॉक, जितने से हमने स्टॉक की वैल्यू कम करी है, एंड बैलेंस शीट में स्टॉक आ गया हमारे पास 20,000। तो यहाँ पर बुक वैल्यू जो थी बैलेंस शीट में वैल्यू थी 22, लेकिन इसकी ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए 20। तो 2,000 से स्टॉक की वैल्यू कम करी, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो किया, और बैलेंस शीट में जो स्टॉक आ गया 20,000। एनी एसेट मीन्स कोई भी एसेट है, से मशीनरी हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, टेकन बाय सम पार्टनर, पार्टनर का नाम भी ले लेते हैं से ए, एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू है 40,000 कि पार्टनर ने एक एसेट ले लिया। सो इसका रिवैल्यूएशन में तो कुछ भी नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट में ए बी सी, अब सिंस ए ने एक एसेट ले लिया है 40,000 का, सो उसके अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा। नाउ डेबिट में क्यों आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा टू मशीनरी 40,000, और बैलेंस शीट में मशीनरी अब आएगी ही नहीं, या जितनी भी वैल्यू है उससे घट कर ही आएगी। अब इसको ज़रा छोटी सी चीज़ समझिए कि डेबिट में क्यों आया, कि दिस इज़ लाइक हिज ड्राइंग्स, कि पार्टनर, ड्राइंग्स क्या होती है, ड्राइंग्स होता है कि पार्टनर बिजनेस से कोई कैश विड्रॉ कर रहा है। अब कैश क्या, कैश भी तो एक एसेट ही है। सो कैश ना निकाल के वो बेसिकली बिजनेस से एक मशीनरी लेकर जा रहा है विच इज़ एज गुड एज कैश ओनली, विच इज़ एज गुड एज एनी अदर एसेट। तो वो जो एसेट लेकर जाएगा उससे उसका कैपिटल कम हो जाएगा, तो इसलिए उसके अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा। कहते हैं एनी एसेट से अगेन मशीनरी इज टेकन बाय पार्टनर फॉर 60,000, जिसकी बुक वैल्यू थी 40,000 लेकिन पार्टनर उसको 60,000 में ले रहा है। अब 40 की चीज़ कोई 60 में क्यों लेगा, अब वो भी ओनर इज अ पार्टनर। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बुक में तो उसकी वैल्यू 40 थी, लेकिन उसकी रिवैल्यूएड वैल्यू जो है, जो न्यू वैल्यूएशन है वो 60,000 हो चुकी है। तो पहले हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज करेंगे बाय मशीनरी या बाय जो भी एसेट है 20,000 से, कि एसेट की वैल्यू 40 से 60 हो गई तो 20,000 से वैल्यू इंक्रीज करी, और फिर कैपिटल अकाउंट में ए बी सी से पार्टनर ए ले रहा है टू मशीनरी 60,000, जितने में वो एसेट को ले रहा है, वो एसेट को 60,000 रुपये में ले रहा है, तो इसलिए इट विल बी 60,000। और बैलेंस शीट में अब मशीनरी जो है वो आएगी ही नहीं, या जो भी है वो 40 से कम होकर आएगी, -40। इट्स नॉट -60, -40,
क्योंकि बुक्स में तो वैल्यू उसकी 40 ही थी, तो 40 से कम हो जाएगी। 40 की वैल्यू बढ़ के हुई 60, तो पहले 20,000 से वैल्यू बढ़ा ली, वो 60 की चीज़ उसको दे दी, और बैलेंस शीट में जितनी भी मशीनरीज थी उसमें से उसकी वैल्यू 40,000 से कम हो जाएगी। अब ये उल्टा केस है कि पार्टनर जो है एक एसेट ले रहा है 40,000 में जिसकी बुक वैल्यू 50 थी। अब वो 50 की चीज़ को 40 में ले रहा है, तो इट मीन्स उसकी वैल्यू कम हो चुकी है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया टू मशीनरी 10,000, उसकी वैल्यू कम हुई। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आ गया टू मशीनरी, क्योंकि वो 40 में ले रहा है तो 40,000। 50 वैल्यू थी, 10 वैल्यू कम हो गई, 40 तक पहुंच गए, वो 40 का उसको दे दिया। और बैलेंस शीट में अब हमारे पास जो मशीनरीज थी वो हमारे पास 50,000 रुपये से कम हो जाएंगी, 40 से नहीं, 50 से कम। जैसे यहाँ पर जो उसकी बुक वैल्यू है उतने से एसेट्स कम हो जाएगा। अगर मान के चलिए बैलेंस शीट में मशीनरी 80,000 की दे रखी थी, तो अब रह जाएगी बाकी 30,000 रुपये की। नेक्स्ट केस करते हैं। कहता है कि हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स टेकन बाय पार्टनर ए एट बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग वैल्यूड एट 40,000। टोटल बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की दे रखी है 60, 60 का आधा हो गया 30, 60 का आधा हो गया 30, तो 30 का एसेट तो ले गया ए ओरिजिनल वैल्यू पे, और जो रिमेनिंग 30 थी उसकी वैल्यू बढ़ा के हमने कर दी है 40। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय इन्वेस्टमेंट्स आ गया कितना, 10,000। वाई 10, 30, 60 में से 30 का ए ले गया, जो 30 था उसकी वैल्यू हो गई है 40। कैपिटल अकाउंट में ए के अकाउंट में आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट्स, जितने की उसने ले ली, और बैलेंस शीट में जितने की उसने ले ली, उसने ली है 30,000 की। उसने तो ओरिजिनल बुक वैल्यू पर ली है, 60 का आधा ए ने ले लिया, रिमेनिंग आधे की वैल्यू जो हो चुकी है 40,000। 60 की थी, 30 की ए ले गया, वो ए के अकाउंट में डेबिट होगी। रिमेनिंग 30 की वैल्यू 10 से बढ़ा दी, और अब इन्वेस्टमेंट्स होगी हमारे पास 40,000। क्वेश्चन कहता है एक्सपेंसेस ऑफ रिवैल्यूएशन पेड बाय पार्टनर ए। तो सिंपली रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्योंकि एक्सपेंसेस है, टू ए फॉर एक्सपेंसेस जो भी है फिगर से 5,000 वो इधर आ गया, और कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन फॉर एक्सपेंसेस ए को ये 5,000 रुपये बिजनेस से मिल जाएंगे। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि बिजनेस के 5,000 रुपये जो खर्चे होने थे वो ए ने टेम्परेरीली अपनी पॉकेट से पे कर दी। तो जब उसने दे दिए तो ऑब्वियसली वो बिजनेस के एक्सपेंसेस है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो डेबिट साइड में आ ही जाएगा। एक्सपेंसेस है, बिजनेस का लॉस है, ये ना एसेट है ना लाइबिलिटी है, क्योंकि अगर एसेट है लाइबिलिटी होता तो इफेक्ट आता डायरेक्टली बैलेंस शीट में, लेकिन ये एक्सपेंसेस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो डेबिट में आ गया। लेकिन कैश बिजनेस ने नहीं दिया, कैश दिया है किसने, ए ने, तो ये ए के अकाउंट में क्रेडिट हो गया, क्योंकि ए ने जो दिए हैं वो अब बिजनेस से बाद में फ्यूचर में वो वसूलेगा। ऑब्वियसली अपनी पॉकेट से जो बिजनेस का एक्सपेंसेस है वो बिजनेस ही बियर करेगा, ए नहीं बियर करेगा। क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट केस है रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। यहाँ पर है कि फर्म पे कर रही है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया टू कैश फॉर एक्सपेंसेस से 5,000, और बैलेंस शीट में जो कैश है वो हमारा माइनस हो जाएगा 5,000 से। जितना भी कैश है, अगर कैश 1 लाख है तो 5,000 माइनस होकर 95,000 आ जाएगा। सो दोनों में फ़र्क है। ऊपर वाले केस में बिजनेस के एक्सपेंसेस जो थे वो ए पे कर रहा था, तो रिवैल्यूएशन में तो इन आइदर अगर हम दोनों केसेस देखें तो रिवैल्यूएशन में तो दोनों ही केसेस में डेबिट साइड में आ रहा है, लेकिन वहाँ पर ए पे कर रखा था ऑन बिहाफ ऑफ बिजनेस, तो इसलिए ए के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया उतने अमाउंट से,
और यहाँ पर बिजनेस ही उसको पे कर रहा है, पैसे बिजनेस की जेब से ही जा रहे हैं, तो इस केस में हमने कैश हमने माइनस कर दिया 5000 से। नेक्स्ट है अ डेटर हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ एज बैड ऑफ ₹15,000 पेड ₹10,000 इन सेटलमेंट। कहता है कि इसको हम ऑलरेडी बैड तो राइट ऑफ कर ही चुके थे, ठीक है, तो 15,000 इज सिंपली इररिलेवेंट। 15 है, 50 है, 1,00,000 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अमाउंट आप ऑलरेडी बैड डेट तो लिख ही चुके हैं। फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है? फ़र्क पड़ता है इस फिगर से जो हमको अब मिलने वाला है। तो सिंपली रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 10,000। एसेट बढ़ रहे हैं, लेकिन एसेट में हमारे पास डेटर्स नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ये हमको पैसे मिल चुके हैं। दिस इज अमाउंट पेड बाय द पर्सन हु हैज़ मतलब चीटेड अस। तो जिसने हमको चीट किया, पैसे 15,000 मान लिए, अब वो 15 में से 10 दे रहा है, तो यहाँ पर तो आ गया बाय बैड डेट रिकवर्ड। और बैलेंस शीट में कैश हमारा बढ़ जाएगा 10,000 से। फिर से बोल रहा हूँ, इस 15 का फिगर जो है वो दिस इज़ इरेलीवेंट। ये 15 होता, 20 होता, 50 होता, कुछ भी होता, मतलब है हमको मिल कितने रहे हैं। जितने मिल रहे हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज इन एसेट, लेकिन ये हमारे पास कैश के रूप में आ रहा है, तो इसलिए कैश इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से। नेक्स्ट केस है ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि नो नीड फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कि मतलब अगर बैलेंस शीट में प्रोविजंस गिवन थे, मतलब ओरिजिनल बैलेंस शीट जो थी उसमें हमारे पास गिवन थे से डेटर्स जितने भी थे माइनस प्रोविजन वो 1,000, मतलब ये बैलेंस शीट में गिवन था। ऑल डेटर्स, क्वेश्चन में सिंपली इतना गिवन है कि ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब क्या हो गया कि अब प्रोविजंस की ज़रूरत ही नहीं है, तो प्रोविजंस जितने हैं उसको ज़ीरो कर दो। तो मान के चले, मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि से बैलेंस शीट में प्रोविजंस ऑलरेडी 1000 गिवन है, तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रोविजंस को कर देंगे ख़त्म। दिस इज़ डिक्रीज इन लायबिलिटीज़, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 आ गया, और बैलेंस शीट में अब हमारे पास प्रोविजंस आएंगे ही नहीं। बैलेंस शीट में अब जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें डेटर्स जितने थे एज इट इज़ ओरिजिनल वैल्यू पर ही आ जाएंगे। नेक्स्ट केस है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। मतलब कि बिजनेस में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट था। अनरिकॉर्डेड मीन्स कोई एसेट था जो कि बैलेंस शीट में था ही नहीं, अब उसको रिकॉर्ड करना है। तो से अनरिकॉर्डेड डेटर्स हो गए, या अनरिकॉर्डेड स्टॉक हो गया, अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर हो गया, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर हो गया, जो बिज़नेस की बुक्स में नहीं था, लेकिन अब हम उसको लेकर आना चाहते हैं। से अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर बाय 2000। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया बाय टाइपराइटर 2000, और बैलेंस शीट में एक एसेट बन गया टाइपराइटर 2000। अब बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू बी अकाउंटेड फॉर, तो मतलब बेसिकली बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाली बात नहीं, ये एक न्यू लायबिलिटी है जो अब तक बुक्स में नहीं थी, अब उसको लेकर आना है बुक्स में। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया टू जो भी नाम है आउटस्टैंडिंग बिल, जितने भी फिगर है से 5000, और बैलेंस शीट में एक न्यू लायबिलिटी आ गया आउटस्टैंडिंग बिल से 5000। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस। लायबिलिटी साइड में गिवन हो या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है, तो ये कैपिटल अकाउंट में सिंपली एक तरह से प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। ओल्ड पार्टनर्स में सी को कुछ भी नहीं मिलेगा, ओ ए और बी में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। वही पी एंड एल एसेट साइड में गिवन है, तो बेसिकली दैट इज़ अ लॉस। या डेफर्ड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, डेफर्ड एक्सपेंसेस हैं, तो वो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएंगे।
अगेन ए बी सी, सी का कोई मतलब नहीं उस चीज़ से, सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जो भी फिगर है वो ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट केस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास है वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड। ये हमारा लेक्चर 15 कंटिन्यूड है और ये है मेरा नंबर, डेली 8:30 to 9:30 PM मैं आपको मिलूँगा फ़ोन पे अवेलेबल। कोई भी कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। खैर हम केस करते हैं। वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड एक ऑलरेडी जो बैलेंस शीट एग्जिस्टिंग है उसमें हमारे पास वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड के एक आइटम गिवन है 10,000। ना वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड होता क्या है कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से एक फ़ंड क्रिएट कर लेते हैं। तो ये फ़ंड अगर ना क्रिएट करे जाएँ तो वो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने एक फ़ंड क्रिएट कर दिया था कि वर्कर्स को कुछ एक्सीडेंट के केसेस में कंपनसेट किया जा सके। तो 10,000 रुपये का फ़ंड क्रिएट कर रखा है और फर्स्ट केस है, हम यहाँ पर 5 अलग अलग केसेस लेकर चल रहे हैं कि देयर इज़ अ नो क्लेम, कि क्लेम अब आया ही नहीं। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, सिंपली कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स के ए बी सी, सी का कोई मतलब नहीं, बाय वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो कोई सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ गुडविल में ही यूज़ होती है, जो भी बाकी ओल्ड पार्टनर्स में होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और बैलेंस शीट में वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड आएगा ही नहीं क्योंकि वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके। सेकेंड केस कर रहे हैं कि फंड था 10,000 का, क्लेम आ गया हमारे पास 8,000 का। तो अभी भी हमारे पास 2,000 मतलब 8,000 रुपये का कुछ वर्कर्स ने क्लेम डाल दिया कि कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। तो 10 का फंड था, 8,000 का क्लेम आ गया। तो रिवैल्यूएशन में अगेन कोई मतलब ही नहीं क्योंकि फ़ंड क्रिएटेड है, इसके लिए कोई न्यू लायबिलिटी क्रिएट हो नहीं रहा। तो सिंपली कैपिटल अकाउंट में बाय वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड ए बी, सी का कोई मतलब ही नहीं, ए और बी में जो बच गया फंड वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो 2,000। और बैलेंस शीट में हमारे पास आइटम लायबिलिटी साइड में अपीयर हो जाएगा 8,000 रुपीज़ जितने का क्लेम आया है विद द नेम ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम। फंड नहीं, अभी हमारे पास आइटम आ जाएगी विद द नेम ऑफ क्लेम। थर्ड केस वही है कि फ़ंड था हमारे पास 10,000 का, क्लेम आ गया एग्जैक्टली 10 का। सो रिवैल्यूएशन का कोई मतलब ही नहीं, कैपिटल का कोई मतलब नहीं क्योंकि फ़ंड कुछ बचा नहीं। तो सिंपली बैलेंस शीट में 10 का 10 अपीयर हो गया विद द नेम ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम। और फोर्थ केस जो हम कर रहे हैं कि 10 का फंड था लेकिन क्लेम आ गया 13,000 रुपये का, मतलब फंड से ज़्यादा का क्लेम आ गया। तो अब इस केस में क्या करेंगे, अब एक नई लायबिलिटी हमको क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि हमने सिर्फ 10,000 के फंड बना रखे थे। सो 3,000 रुपये से एक लायबिलिटी बन गई वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम के नाम से। कैपिटल में कुछ आया नहीं क्योंकि फंड कुछ बचा ही नहीं था। और बैलेंस शीट में अब हमारे पास आ गए 13,000 रुपये से लायबिलिटीज़ में वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम। देखिए मेरी राइटिंग ख़राब है लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि सीरियसली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 25 साल के अंदर मोर देन 1,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं कम से कम 200 से ज़्यादा मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स आज की डेट में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझ के करने वाली चीज़ है। चलिए हम 1 मिनट में फिर से रिपीट कर रहे हैं। फंड था 10,000, पहली केस क्लेम आया ही नहीं, तो क्लेम आया नहीं तो सारा का सारा फंड कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। सेकेंड केस था 10,000 का फंड, क्लेम आया सिर्फ 8,000 का, सो 2,000 फंड जो बच गए वो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और 8,000 का जो क्लेम है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में आ गया। तीसरा केस था 10 का फंड था और 10 का ही क्लेम आ गया, तो ये एज इट इज़ हमारे पास
रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं, कैपिटल में कुछ भी नहीं, 10 का 10 बैलेंस शीट में अपीयर हो गया, बट विद द नेम ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम, नॉट विद द नेम ऑफ फंड बट विद द नेम ऑफ क्लेम। एंड फोर्थ केस जो था कि हमारे पास 10 का फंड था, क्लेम आ गया 13,000 का, सो हमको एडिशनल लाइबिलिटी 3,000 रुपये से क्रिएट करनी पड़ गई, और ये 10,000 रुपये, सॉरी अब ये 13,000 रुपये का हमारे पास एक क्लेम बन गया। चलिए एक लास्ट केस और हम कर रहे हैं, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कि इन्वेस्टमेंट्स जो हमने लेके रखी हुई हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है, मार्केटेबल होती हैं, तो इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी ऊपर होती रहती है, कभी नीचे होती रहती है। तो हम उसको कंपनसेट करने के लिए, उसकी वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए, ताकि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फिक्स रहे, हम एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनवा देते हैं। तो हम यहाँ पर एक केस लेकर चल रहे हैं कि इससे हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं 40,000 की, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने जो क्रिएट करके रखा हुआ है वो 16,000 का क्रिएट करके रखा हुआ है। अब कोई भी फंड हो वो हमेशा प्रॉफिट में से ही क्रिएट होता है। तो अब यहाँ पर अलग अलग केसेस हैं। फर्स्ट केस है लाइक फंड था, सॉरी इन्वेस्टमेंट थी 40 की, फंड था 16,000 का, और क्वेश्चन साइलेंट है। मतलब साइलेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ भी नहीं हुई है चेंज। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया कि रिवैल्यूएशन में कुछ भी नहीं है, कैपिटल अकाउंट में वही जो अभी हमने किया, ABC, सी का कोई मतलब ही नहीं, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये ओल्ड रेशियो में ए और बी में जितना भी फंड था 16,000 रुपये, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स आ गया हमारे पास जितना था 40 का 40। सेकंड केस, इन्वेस्टमेंट है 40, फंड है हमारे पास 16, और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो है वो 40 की 40 ही रहेगी। तो बेसिकली दिस इज़ लाइक फर्स्ट केस ओनली, कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज हुई नहीं है, तो फंड जो है वो सेम एज फर्स्ट, मतलब भाई फंड पूरा का पूरा 16 का 16 डिस्ट्रीब्यूट होकर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 40 की 40 रहेगी। थर्ड केस, 40 का इन्वेस्टमेंट था, 16 का फंड था, और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू रहेगी 39,000, मीन्स 1,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो ये जो वैल्यू रिड्यूस हुई है ये हम कहाँ से एडजस्ट करेंगे, फंड से। तब इसका हुआ क्या कि रिवैल्यूएशन में तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि जो आ रहा है, जो लॉस हो रहा है, वो हम फंड से एडजस्ट कर रहे हैं। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ABC, सी का कोई मतलब ही नहीं, 15,000 रुपये। फंड था 16,000 का, लेकिन 1,000 रुपये वैल्यू कम हो गई, तो 15,000 रुपये ओल्ड रेशियो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स, अब जो उसकी वैल्यू रह गई है 39,000। कि जो बेसिकली लॉस हुआ वो हमने लॉस रिवैल्यूएशन में से ना निकाल के वो हमने फंड में से निकाल ली। फाइन। चलिए नेक्स्ट केस करते हैं, फोर्थ केस। इन्वेस्टमेंट था 40 का, फंड था 16 का। फोर्थ केस है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू घट के रह गई है 18,000, मतलब 40 में से 22,000 रुपये वैल्यू कम हो गई, और लेकिन हमारे पास फंड था सिर्फ 16,000 का। तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू रिड्यूस करेंगे 6,000 से। नाउ वाई 6,000, 40 का फंड था, 18 वैल्यू रहेगी, हमको 22 का लॉस हो रहा है, लेकिन 22 के लॉस में से 16 तो हमने फंड में से एडजस्ट कर लिया, तो हमको एडिशनल लॉस जितना बेयर करना पड़ रहा है वो हम रिवैल्यूएशन में सिर्फ 6,000 ही बेयर करेंगे। कैपिटल में कुछ आएगा नहीं क्योंकि फंड कुछ बचा नहीं, एंड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स आ गया अब जो बच गई है वैल्यूज़ की 18,000। एंड फाइनली फिफ्थ केस, लास्ट केस, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 44,000। 40 का इन्वेस्टमेंट थी, फंड था 16,000 रुपये का, और इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कम नहीं हुई, बढ़ गई है। सो बढ़ गई है तो अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया
बाय इन्वेस्टमेंट्स, जितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई 4,000 रुपये। फंड को हमने टच किया नहीं है, फंड से हमने कुछ लॉस बेयर किया नहीं है। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ए बी सी का कोई मतलब ही नहीं। 16,000 फंड जो था वो ओल्ड रेशियो में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंड बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स आ गया 44,000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि अभी आपने करी हैं डिस्कस। एक चीज़ मैं आपके साथ वैसे ही ओरली बता रहा हूँ कि अभी हमने किया था कि पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर कर लिया तो वो उसके कैपिटल के डेबिट में आ जाता है। मेरे को याद आ गया एकदम से, मैं इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर वही कई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर कर लिया तो उसकी क्रेडिट में आ जाएगा, जस्ट अपोजिट। तो खैर अभी हम क्लास ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि ये था हमारा लेक्चर 15। ये है मेरा नंबर, अगेन रिपीटिंग, डेली आपको अवेलेबल मिलूँगा मैं 8:30 से 9:30। कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी आज हमने किया, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिपीट करके देखिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। बाय। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हिडन गुडविल। ओके।